हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज डूइंग रियली ग्रेट। आपको पता ही सर हम यहाँ पर आज क्यों आए, दैट इज द जीएचएल का रिवीजन सेशन 2 हम लेने वाले हैं आज। तो इसमें हम जैसे हम डेली के डेली 5 क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं, वैसे ही आज हम रिवाइज करेंगे जीएचएल का रिवीजन सेशन 2। फर्स्ट सेशन जो है वो कल यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर दिया था। 5 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट डेली रिवाइज करने वाले हैं और इस सेशन से हमारे डेली कंटिन्यू होते हैं, ठीक है जी। इसको थोड़ी देर में ही मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा और इसके जो नोट्स है वो मैंने कल फर्स्ट सेशन के भी नोट्स में अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए थे, और इसके भी जो नोट्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पे वीडियो अपलोड होने के विद इन हाफ एन आवर के बाद मैं डाल दूंगा, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं सर विदाउट एनी फर्दर डिले। जो ये सेशंस है यार ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज टेक इट सीरियसली। तो एक चीज यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे कल, वो दैट वाज दिस डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयरडेसिस क्या होता है, उसके बाद फिट एंड सब्सटेंस रूल क्या होता है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये हमने कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद प्रीएम्बल जो था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था, दो केस लॉज में हमने मेंशन किए थे। जो आज हमें वो यहाँ से शुरू करना है, दैट इज द फोर कैटेगरीज of cases in which a police officer can arrest a person without magistrate order और अरेस्ट वारंट। तो कौन से ऐसे केसेस है, इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा कि कौन से ऐसे केसेस है जिसमें पुलिस ऑफिसर एक पर्सन को अरेस्ट कर सकता है जिसमें उसको मजिस्ट्रेट ऑर्डर की जरूरत नहीं है या फिर अरेस्ट वारंट की भी जरूरत नहीं है। पहला केस आता है सर, कमिटिंग अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इन प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। तो प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर मतलब प्रेजेंस, पुलिस ऑफिसर की नजर में जब प्रेजेंट था पुलिस ऑफिसर, उसके आपने उसके सामने क्या कर दिया, कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिया। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं, जो बहुत ज्यादा हार्श होते हैं, ठीक है ना, लाइक मर्डर हो गया, किसी के साथ गलत काम करना, किसी का किडनैप करना, ये सब चीजें, ठीक है ना। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस नॉन बेलेबल होते हैं, ठीक है जी। दूसरा आता है सर, ऑब्स्ट्रक्टिंग अ पुलिस ऑफिसर इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी। तो वो अपना काम कर रहा था, उसको अपने उसकी ड्यूटी पूरी नहीं करने दी, वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाया ड्यूटी को, आप क्योंकि उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, तो उस केस में वो आपको अरेस्ट कर सकता है विदाउट अरेस्ट वारंट। उसके बाद आता है सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ डिजर्टर फ्रॉम एनी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। मतलब अगर कोई ऐसा पर्सन था जो पहले आर्म्ड फोर्सेस में था, वहां से वो भाग कर आ गया है, अगर वहां से वो रिजाइन करके आया है या फिर उसे वहां से निकाल दिया तो बात अलग है, लेकिन वो भाग कर आ गया विदाउट ऑल दिस थिंग्स, तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद आता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अंडर एनी कोड और स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर। अगर ऐसा कोई पर्सन है जो किसी भी कोड में या फिर स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर में एक ऑफेंडर है, उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है। हाउएवर इसमें बहुत सारे केसेस हैं, पर इंस्टीट्यूट ने सिर्फ 4 केसेस पूछे थे और इंस्टीट्यूट ने बहुत सारी लिस्ट दी थी। तो उसमें से अगर ये 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है, 3 4 मार्क्स का आता है, तो आप ये बहुत ही आसान चारों हैं, इनमें से आप कोई भी लिख लेना। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं इसमें। कॉग्निजेबल ऑफेंस, प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, ऑब्स्ट्रक्टिंग अ पुलिस ऑफिसर जब वो काम कर रहा हो, सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ डिजर्टर फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस, और अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर रहता। ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन आज का ये रिवाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर, फॉर्जरी डॉक्यूमेंट केस। तो एक क्वेश्चन आया था फॉर्जरी डॉक्यूमेंट केस का, जिसमें बोला गया था एक टीचर है, उसने अपना टीचिंग एक्सपीरियंस है, जब वो एक जॉब के लिए गई थी तो उसने अपने सर्टिफिकेट में अपना टीचिंग एक्सपीरियंस दिखाया था। तो बताओ ये फॉर्जरी का केस है या नहीं। इसमें केस लॉ भी उन्होंने रेफर करवाया था, तो ये फॉर्जरी डॉक्यूमेंट का केस था। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फॉर्जरी डॉक्यूमेंट जब भी होगी, तो फॉर्जरी जब भी होगी, इट मस्ट बी मेड विद अ डिसऑनेस्ट और फ्रॉडलेंट इंटेंशन। तो जो भी पर्सन है उसका गिल्टी माइंड जरूर होना चाहिए, मतलब फ्रॉडलेंट इंटेंशन उसमें जरूर हो उसका। ऐसा नहीं है कि पर्सन ने फॉर्जरी करी लेकिन उसके पीछे से ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, नहीं, फ्रॉडलेंट और डिसऑनेस्ट इंटेंशन जरूर होना चाहिए। मेयर ऑल्टरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट डज नॉट मेक इट अ फोर्स्ड डॉक्यूमेंट। ये केस हुआ था परमिंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो मेयर ऑल्टरेशन है, मतलब छोटी मोटी ऑल्टरेशन आप किसी डॉक्यूमेंट में कर देते हो, तो उसे वो फोर्स डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता है। उसके बाद एक और केस हुआ था, इंस्टीट्यूट ने रेफर भी किया था, और इंस्टीट्यूट ने अपनी गाइडलाइन आंसर्स में दिए भी हैं दोनों केसेस। बलबीर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें क्या बोला, मेयरली इंडिकेटिंग टीचिंग एक्सपीरियंस कैन नॉट बी सेट टू इंडिकेटिंग रॉन्ग फैक्ट। सो यही वही था क्वेश्चन जो रेफर करा था, इसी से क्वेश्चन को बनाकर इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन बनाया था। तो इसी को थोड़ा सा इसके फैक्ट्स दिए थे और इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन बनाया था कि टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए उसने अपना सर्टिफिकेट दिया, उसमें टीचिंग एक्सपीरियंस ले रखा है, तो उसमें फिर ये वाला केस रेफर जरूर करना, बलबीर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। कि अगर आप टीचिंग एक्सपीरियंस दिखा रहे हो तो वो गलत, ये चीज नहीं मानी जाएगी कि आप गलत फैक्ट दिखा रहे हो, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन हमने आज का रिवाइज किया, 4 कैटेगरी जिसमें पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन हमने फोर्जरी डॉक्यूमेंट का। तीसरा केस, तीसरा क्वेश्चन जो आज का है, दैट इज राइट ऑफ पार्टी टू अपीयर बिफोर एनसीएलटी। राइट ऑफ पार्टी टू अपीयर बिफोर एनसीएलटी, देखते हैं जी। एवरी पार्टी में अपीयर आइदर इन पर्सन और थ्रू ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। तो कोई भी पर्सन जो एनसीएलटी में केस करना चाहती है तो वो कैसे कर सकती है, वो खुद भी जा सकती है या फिर किसी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भी क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है। तो साफ साफ लिखा हुआ है, देखो, हर पार्टी, एवरी पार्टी में अपीयर आइदर इन पर्सन, खुद भी जा सकती है या फिर किसी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी जा सकती है। दूसरा पॉइंट, द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव शैल मेक एन अपीयरेंस बाय फाइलिंग वकालतनामा और मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस। कोई भी ऐसा नहीं कि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव सीधा चला गया, नहीं नहीं, उसको अपीयरेंस से पहले वकालतनामा फाइल करना है या मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस फाइल करना है कि हमें आप अब हमें
क्या करना है, यहाँ पर केस करना है और हमें यहाँ पे अपीयर होना है, ठीक है जी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में क्या होगा, रीजनल डायरेक्टर के केस में क्या होगा, आरओसी के केस में क्या होगा, और ओएलओ का मतलब है यहाँ पर ऑफिशियल लिक्विडेटर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, रीजनल डायरेक्टर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑथराइज कर सकते हैं कि एडवोकेट को या ऑफिसर को टू रिप्रेजेंट बिफोर एनसीएलटी। तो अगर उनको केस एनसीएलटी में आ जाता है और उनके बिहाफ पे कौन जाएगा, कोई भी एडवोकेट या ऑफिसर जा सकता है वो एनसीएलटी के में अगर कोई भी केस होता है तो, ठीक है जी। लेकिन वो ऑफिसर और एडवोकेट शेल नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ जूनियर टाइम स्केल और कंपनी प्रोसिक्यूटर। सीओ डॉट है यहाँ पर, मतलब कंपनी, ठीक है। तो जो ऑफिसर है वो जूनियर टाइम स्केल के रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए या फिर कंपनी प्रोसिक्यूटर के रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। अब इसमें समझने वाली बातें बहुत कम है, याद करने वाली चीजें ज्यादा है। ये खुद भी जा सकता है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकता है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव वकालतनामा फाइल करेगा और मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस फाइल करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट रीजनल की केसेस में वो ऑथराइज कर सकते हैं किसी एडवोकेट या ऑफिसर को, और उसकी रैंक क्या होनी चाहिए। अभी समझने की चीजें बहुत है, कम है यहाँ पर, समझने की चीजें बहुत कम है और यहाँ पे याद करने वाली चीजें ज्यादा। तो हमने क्वेश्चन पहला कौन सा रिवाइज किया, 4 कैटेगरी जिसमें पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है, दूसरा हमने किया फोर्जरी डॉक्यूमेंट का, और तीसरा हमने किया राइट ऑफ पार्टी टू अपीयर बिफोर एनसीएलटी। इसके बाद आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पसिव रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो सीधा सीधा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा कि पर्पसिव रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या होता है। अब देखना यार, रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन करने के ना काफी तरीके होते हैं। एक होती है लिटरल इंटरप्रिटेशन, एक पर्पसिव होती है, एक रीजनिंग, बहुत सारी इंटरप्रिटेशन होती है, ठीक है। तो ये है पर्पसिव रूल ऑफ इंटर। तो पर्पसिव नाम से समझ में आता है कि पर्पस देखो, इंटेंट देखो, क्यों लॉ क्यों बनाया गया। तो पार्लियामेंट जब इंटेंशन क्या है, देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, पार्लियामेंट इंटेंशन इज टू प्रोवाइड रेमेडी टू अ मिसचीफ बाय एन एक्ट। तो जब भी पार्लियामेंट कोई एक्ट लेकर आती है तो उनका ना मेन मोटिव और उनका इंटेंशन पीछे ये होता है कि जो भी मिसचीफ मार्केट में चल रहा है, मतलब जो भी मिसचीफ का क्या मतलब, एक तरह से डैमेज टू द पब्लिक, जो लोगों को परेशान कर रहा है, तो उसको खत्म करने के लिए एक एक्ट लेकर आती है, तो उसका रेमेडी प्रोवाइड करती है उस मिसचीफ को खत्म करने के लिए एक एक्ट के थ्रू, ठीक है जी। इसलिए ही पार्लियामेंट लेकर आती है लॉ, पार्लियामेंट में लॉ पास होता है, ठीक है जी। एंड प्रेज्यूम्स दैट फ्रॉम कोर्ट, अब ये कौन प्रेज्यूम करता है, लॉ बनाने वाले, लॉ वाले बनाने वाले ही प्रेज्यूम करते हैं फ्रॉम द कोर्ट दैट व्हाइल कंसीडरिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस, इफ एनी अपोजिंग इंटरप्रिटेशन कॉरेस्पॉन्ड टू इट्स लीगल मीनिंग, द कोर्ट शैल अप्लाई द इंटरप्रिटेशन व्हिच सप्रेसेस द मिस्टेक। सीधी सीधी सी बात है, क्या प्रेज्यूम किया जाता है कि जब भी उनके सामने कोई केस आएगा तो वो एक्ट को रेफर करेंगे, और जब भी उसको फैक्ट्स को कंसीडर करेंगे, अगर कोई भी अपोजिंग इंटरप्रिटेशन आती है जो कॉरेस्पॉन्ड करती है उसकी लीगल मीनिंग से, मतलब अपोजिंग इंटरप्रिटेशन, उल्टी इंटरप्रिटेशन, अलग इंटरप्रिटेशन आती है जो बिल्कुल लीगल मीनिंग के साथ है, तो कोर्ट को क्या करना है, इंटरप्रिटेशन वो वाली लेगा कोर्ट जो सप्रेस करे मिस्टेक को, मतलब जो मिस्टेक्स को खत्म करे, ठीक है। रेमेडी प्रोवाइड करना है, अल्टीमेट क्या है, ऑब्जेक्टिव है। एक्ट का मतलब, एक्ट लेकर भी इसलिए आए थे कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है रेमेडी प्रोवाइड करना, ठीक है जी। तो मिस्टेक को खत्म करने के लिए कोर्ट को वो इंटरप्रिटेशन यूज करनी है, ठीक है जी। कहने का फॉर श्योर एंड ट्रू इंटरप्रिटेशन फोर थिंग्स आर टू बी कंसीडर्ड। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज जरूर लिख के आइएगा, इंस्टीट्यूट ने इसको हाईलाइट भी किया था कि फॉर श्योर एंड ट्रू इंटरप्रिटेशन फोर थिंग्स आर टू बी कंसीडर्ड। चार चीजें जरूर होनी चाहिए, क्या सर, कॉमन लॉ बिफोर मेकिंग द एक्ट, एक्ट बनने से पहले, जब वो लॉ नहीं आया था, वो एक्ट नहीं आया था, कॉमन लॉ क्या था, ठीक है जी। मिस्टीव्स एंड डिफेक्ट्स कॉमन लॉ डिड नॉट प्रोवाइड, ऐसे कौन से डिफेक्ट्स है जो कॉमन लॉ में खत्म नहीं हो पाए थे जिसकी वजह से एक्ट को लेकर आना पड़ा। उसके बाद व्हाट रेमेडी पार्लियामेंट रिजॉल्व, जब एक्ट आया तो क्या रेमेडी आई उसकी वजह से, ऑफिस ऑफ ऑल जज टू मेक इंटरप्रिटेशन एज सच, सप्रेस द मिस्टीफ एंड एडवांस द रेमेडी। तो जितने भी जजेस हैं उनके ऑफिस में इतनी ऐसी ही इंटरप्रिटेशन की जाएगी कि मिस्टीफ को खत्म करना है और रेमेडी प्रोवाइड करनी है। एड क्योर एंड लाइफ टू द अकॉर्डिंग टू द इंटेंट ऑफ द एक्ट मेकर्स फॉर पब्लिक गुड। तो जो भी एक्ट के मेकर्स हैं उनका इंटेंट बनाए रखना है एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक गुड। जल्दी से देखते हैं पर्पसिव रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। पार्लियामेंट का इंटेंशन क्या है, रेमेडी प्रोवाइड करनी है। प्रिज्यूम किया जाता है कोर्ट जब भी केस को कंसिडर करेगा, अगर कोई भी अपोजिंग इंटरप्रिटेशन आती है तो इस तरीके से इंटरप्रिटेशन, उसको कौन सी इंटरप्रिटेशन को यूज कर रही है, जो मिस्टेक को खत्म करे, ठीक है जी। फॉर श्योर एंड ट्रू इंटरप्रिटेशन चार चीजें होनी चाहिए, कॉमन लॉ क्या था एक्ट बनने से पहले, मिस्टेक्स एंड डिफेक्ट्स कॉमन लॉ डिड नॉट प्रोवाइड, कौन कौन सी ऐसे डिफेक्ट्स थे जो कॉमन लॉ में नहीं थे। तीसरा व्हाट रेमेडी पार्लियामेंट रिजॉल्व एक्ट के आने के बाद, उसके बाद ऑफिस जज के ऑफिस ऑफ ऑल जज टू मेक इंटरप्रिटेशन एज सच, सप्रेस द मिस्chief and advance the remedy, add force and life to the cure and according to the intent of the act makers for the benefit of public good। नेक्स्ट आता है सर, तो हमें इससे पहले आज कौन कौन से रिवाइज कर ले, मैं जल्दी से देखता हूँ। सबसे पहले 4 कैटेगरीज, उसके बाद फोर्जरी डॉक्यूमेंट वाला केस, फिर राइट ऑफ पार्टी टू अपीयर बिफोर एनसीएलटी, पर्पसिव रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का है, दैट इज एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इसका क्या मतलब है कि नेचुरल जस्टिस का क्या मतलब होता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का क्या मतलब होता है, राइट ऑफ रीजनेबल बीइंग हर्ड। तो फॉर एग्जांपल जब भी कोर्ट में केस आता है तो दोनों पार्टीज को क्या होना चाहिए, दोनों पार्टीज को सुनने का मौका मिलना चाहिए। तो कोर्ट क्या कहते हैं, राइट और
ओके, द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दोनों को देना ही देना है, ठीक है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दोनों को देना ही देना है। तो लेकिन कहते हैं कि एक्सेप्शन ऑफ नेचुरल जस्टिस, वैसे तो अगर नेचुरल जस्टिस फॉलो होता ही होता है, लेकिन कौन से ऐसे केसेस है जिसमें नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं होगा। तो मोस्टली ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना मोस्टली हर पेपर में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, सबसे पहले आता है स्टैचुटरी एक्सक्लूजन। स्टैचुटरी एक्सक्लूजन का मतलब होता है लॉ के थ्रू ही इसको एक्सक्लूड कर दिया गया, एक्सक्लूडेड बाय स्टैचुटरी प्रोविजन। तो एक चीज यहाँ पे समझना कि नेचुरल जस्टिस का जो प्रोविजन है वो लॉ से ही आया था, और लॉ के थ्रू उसको निकाला जा सकता है, एक्सक्लूड किया जा सकता है। दूसरा सर, इमरजेंसी। इन केस ऑफ अर्जेंसी वेयर प्रॉम्प्ट एंड प्रिवेंटिव मेजर्स आर। सर क्या मतलब है, जब कोई ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जिसमें प्रॉम्प्ट डिसीजंस मतलब इमीडिएटली आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं और प्रिवेंटिव मेजर्स आपको देने पड़ते हैं, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी भी नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं होता। मतलब आप उस टाइम ये नहीं कह सकते यार मेरी सुनो, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मुझे मिला ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो स्टैट्यूटरी एक्सक्लूजन, इमरजेंसी, उसके बाद इंटरिम डिसिप्लिनरी एक्शन। इंटरिम डिसिप्लिनरी एक्शन के केस में एक्सेप्शन नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं किया जाता है। एकेडमिक इवैल्यूएशन, एकेडमिक इवैल्यूएशन का एक इंस्टीट्यूट ने एग्जांपल दिया था। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसको किसी एकेडमी से किसी इंस्टीट्यूशन से निकाल दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ अनसैटिस्फैक्टरी एकेडमिक्स। ठीक है ना, तो उसके वो कंसिस्टेंटली पुअर परफॉर्म कर रहा था वो पढ़ाई में, एकेडमिक्स में। ठीक है, तो उसको वहां से निकाल दिया जाता है, तो वहां पर प्रिंसिपल ऑफ ये नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं किया जाएगा। वो ये नहीं बोल सकता कि मेरे को सुनने का, मेरे को बोलने का मौका नहीं दिया, भाई तेरी परफॉर्मेंस से दिख रहा है बहुत टाइम से कि तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो आपको निकाला जा सकता है। एक लास्ट आता है, थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर नहीं है, मैं जूम करता हूँ। ये आता है impracticability। impracticability का क्या मतलब होता है, when the authority deals with large number of people। जब अथॉरिटी लार्ज नंबर ऑफ पीपल से डील करती है, तो ऑब्वियसली इट इज इम्पॉसिबल फॉर अथॉरिटी टू गिव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू ऑफ बीइंग हर्ड टू एवरी पीपल। तो ऑब्वियसली बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है ना, तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल के केसेस में भी ये इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, नाम से ही पता है इम्प्रैक्टिकबिलिटी। तो स्टैचुटरी एक्सक्लूजन, इमरजेंसी, इंटरिम डिसिप्लिनरी एक्शन, एकेडमिक इवैल्यूएशन एंड इम्प्रैक्टिकबिलिटी। तो इन केसेस में क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं होता। ठीक है जी, कौन कौन से केसेस जल्दी से देखते हैं। 4 कैटेगरीज में पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है विदाउट अरेस्ट वारंट। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कर दिया पुलिस ऑफिसर का केस, पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में पुलिस ऑफिसर को उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने नहीं दी। सस्पेक्टेड ऑफ डेजर्टर, आर्म फोर्सेस अगर कोई भाग कर आ गया वहां से, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है किसी कोर्ट में स्टेट के ऑर्डर से। फोर्जरी डॉक्यूमेंट केस में डिसऑनेस्ट और फ्रॉडलेंट इंटेंशन होने चाहिए। मेयर ऑल्टरेशन करना फोर्ज डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता। इंडिकेट करना, अगर कोई टीचिंग एक्सपीरियंस इंडिकेट कर रहा है, वो भी इंडिकेटिंग रॉन्ग फैक्ट्स नहीं माना जाएगा। ठीक है जी, राइट ऑफ पार्टी टू अपीयर बिफोर एनसीएलटी, खुद भी कर सकता है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी कर सकता है। उसके बाद ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को वकालतनामा फाइल करना है, मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस फाइल करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट रीजनल डायरेक्टर, ऑफिशियल लिक्विडेटर, एडवोकेट, ऑफिसर अपॉइंट करते हैं, वो ड्यूटी टाइम स्केल रैंक या कंपनी प्रोसिक्यूटर के रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए। पर्पसिव रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, पार्लियामेंट इंटेंशन है कि टू रेमेडी प्रोवाइड की जाएगी किसी मिस्टेक को, कोर्ट से प्रिज्यूम किया जाता है, कंसीडर करेंगे फैक्ट्स को, और अगर कोई अपोजिंग जजमेंट आती है तो वो इंटरप्रिटेशन यूज करनी है जो मिस्टेक्स खत्म करे। फॉर श्योर इंट्रो इंटरप्रिटेशन चार्जेस होनी चाहिए। कॉमन लॉ क्या था एक्ट बनने से पहले, कौन से डिफेक्ट्स है जो कॉमन लॉ ठीक नहीं कर पाया, रेमेडी क्या प्रोवाइड, रेमेडी क्या रिजॉल्व हुई। ठीक है ना, पार्लियामेंट एक्ट लेकर आया तब। उसके बाद ऑफिस ऑफ ऑल जज, इंटरप्रिटेशन ऐसे करेंगे, रेमेडी देनी है, मिस्टेक्स खत्म करने हैं, और जो इंटेंट है एक्ट मेकर्स का वो बनाए रखना है फॉर द पब्लिक गुड। उसके बाद एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस, स्टैचुटरी एक्सक्लूजन, इमरजेंसी, इंटरिम डिसिप्लिनरी एक्शन, एकेडमिक इवैल्यूएशन एंड इम्प्रैक्टिकबिलिटी। तो अभी चार पांच पांच क्वेश्चंस हमारे हो गए कंप्लीट। ठीक है जी, तो 5 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए। हम ऑब्वियसली अब कब मिलेंगे, कल कल। ठीक है जी, तो ये हमारे नोट्स मैं और अपलोड कर दूंगा। ये जो 2 पेजेस थे ये मैं इंस्टीट्यूट के ये जो शॉर्ट नोट्स थे ये मैं अपलोड कर चुका था, दैट इज ऑन टेलीग्राम चैनल। ठीक है जी, तो ये वाला पेज मैं कल कर ही चुका था, ये वाला पेज और मैं आज क्या करूंगा, ये वाला पेज। ठीक है जी, स्टैचुटरी एक्सक्लूजन ये भी मैं कर दूंगा, ये सारा का सारा। ठीक है जी, ये मैं आज टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है जी, तो ये शॉर्ट नोट्स है सर आपके सामने। ठीक है जी, तो आज हमारा सेशन बस इतना ही था, और ये सेशन आज इतना ही था। जेएचएल का रिवीजन सेशन 2 फर्स्ट कल अपलोड हो गया था, सेशन ये 2 मैं जल्दी से अपलोड कर दूंगा, इसके नोट्स मैं जल्दी से टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिए, टाइम थोड़ा सा ठीक अभी नहीं चल रहा है। ठीक है जी, ख्याल रखिए और पढ़ाई में लगे रहिए। थैंक यू सो मच जी। ओके जी, टाटा बाय बाय, टेक केयर।